हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम। आज से हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का मैथ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 10 क्लास के मैथ का सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर दिया है हम लोग को। ठीक है। 10 क्लास का मैथ का सबसे पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में पीछे हम पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा है पिछले क्लास का वीडियो देख ले एक बार, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा बताएंगे तो। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही तीसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथे का नाम है द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। छठवें चैप्टर का नाम है समरूप त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। सातवें चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक। आठवें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको दो भाग में पढ़ेंगे। टोटल हम लोग का चैप्टर दिया है 14। जो 14वां चैप्टर का नाम है प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। हम लोग इसको दो भाग में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेंगे वास्तविक संख्या है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब कि नियामक ज्यामिति तक हम लोग एक भाग में पढ़ेंगे। भाग 1 में पढ़ेंगे हम लोग इतना, और भाग 2 में चैप्टर 8 से पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। भाग 2 मतलब कि भाग 2 में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से पढ़ेंगे प्रायिकता तक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दिया है, चैप्टर का पहला नाम है वास्तविक संख्या है। तो पहले हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में देख लेते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं और अच्छे से पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, वे सभी के सभी क्या हैं? जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, वे सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं अच्छे से। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, जितने भी परिमेय संख्या है ना और अपरिमेय संख्या, ये सभी की सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। यही हम लोग को पढ़ना है 10 क्लास में। इसे थोड़ा आगे पढ़ना है हम लोग को। 10 क्लास में क्या दिया है? 10 क्लास में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सबसे पहले यही पढ़ना है हम लोग को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या है? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता क्या है? देखिए, अगर कोई संख्या, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये दो संख्याओं के बीच का ना, अगर कोई संख्या ए है और बी है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच जो मतलब HCF जो इसका निकलेगा, HCF सिर्फ यही निकालने के लिए एक तरीका है, मतलब कि एक विधि है। कौन सा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मतलब कि ए और बी के बीच कुछ भी HCF जो भी निकलेगा, वही निकालने का जो तरीका होगा ना, वही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। मतलब कि एक विधि है।
दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालने का एक विधि है। कौन सा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है देख लेते हम लोग। देखिए, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, ए जो है ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। बी क्या है, भाजक है। क्यू क्या है, भागफल है। और आर क्या है, शेषफल है। इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या दिया है, भाग तो हम लोग को आता ही है। अगर हम बोल दें कि 2 से 10 में भाग लगाइए, भाग लगाएंगे तो 5 मिनट में कट जाएगा, शेषफल तो कुछ नहीं बचा, मतलब कि 0 बचा। तो देखिए, ये जो 2 है ये भाजक है। क्या है, भाजक है। और ये 10 जो है बीच में जिसमें भाग लगाना है वो क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। और ये जो 5 है जिससे हम लोग क्या किए हैं, भाग लगाए हैं, ये भागफल है। क्या है, भागफल है। मतलब कि 2 को 5 बार गुणा किए हम लोग तो क्या आया, 10। मतलब कि भागफल कितना है हम लोग को, 10। और शेषफल यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि 0 है, ये शेषफल है। क्या है, शेषफल 0 आया है। तो इसी को बी कहा जाता है, इसको ए कहा जाता है, इसको क्यू कहा जाता है, और इसको आर कहा जाता है। आई होप कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है जो होता है बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग को वो संख्या है जिसमें हम लोग को भाग लगाना है। क्या करना है, भाग लगाना है। और बी वो संख्या है जिससे भाग लगाएंगे हम लोग। ठीक है। क्यू वो संख्या है जितने बार हम लोग गुणा करके भाग लगाएंगे, मतलब कि जितना मर्द बोलते हैं, जितना बार में 5 टाइम, 6 टाइम्स, 2 टाइम, जितना बार में भी गुणा करके हम लोग इसके बराबर लाएंगे या इससे कम लाते हैं हम लोग, वो क्या है, क्यू है। और जो भी शेषफल बचेगा, अगर इस संख्या से हम लोग कम लाते हैं, कोई मान लो कि बी है, इसमें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे यहाँ, अगर ए के जगह पर 15 दे दें हम और बी के जगह पर 2, तो क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाग देते हैं हम लोग की, तो की तो इसके बराबर लाते हैं, नहीं तो इससे कम लाते हैं। तो हम लोग 7 से अगर गुणा करेंगे, 7 दूना 14 आएगा, आएगा कि नहीं। अब प्लस 14 आएगा तो इसमें से घटाएंगे हम लोग तो कितना शेषफल बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1। इसी बात को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। दिया है हम लोग को चैप्टर में, पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन इसी पे दिया होगा। क्या दिया है, देखिए, प्रश्नावली 1.1 पहले ही क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है अभी हम लोग देखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो देखें ना हम लोग, देख लेते हैं फिर से। देखिए, पहले क्वेश्चन का हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, दिया है 135 और 225, यही ना दिया है। और एक बात देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। तो देखिए, ये जो ए है हमेशा बढ़ होगा किससे, बी से। जो इन दोनों में जो भी बढ़ होगी संख्या है उसको हम लोग ए के जगह पर रखेंगे, और जो संख्या है छोटी होगी उसको हम लोग क्या रखेंगे, बी के जगह पर रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225 है। 225 को हम लिख सकते हैं ए बराबर 225, और बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 135 लिख सकते हैं, क्योंकि 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 225, और बी बराबर 135। ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, लिख देंगे
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए की जगह पर हम लोग क्या रखना है, 225 रखेंगे हम लोग। बी की जगह पर क्या रखेंगे, 135। अब हम लोग को ऐसी संख्याएं से गुणा करना है कि तो इसके बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाना चाहिए, 225 के, या फिर इससे कम आना चाहिए। मतलब कि भाग देने तो हम लोग को आता ही है। जब भी हम लोग भाग देते हैं तो उस संख्या से भाग देते हैं तो कट जाता है पूरा पूरा, या फिर उससे ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि उससे थोड़ा कम आए। सेम वही करना है। 135 से अब गुणा करके हम लोग देखते हैं कि क्या 225 के बराबर आता है। पहले हम लोग गुणा करते हैं, एक से पहले करके देखेंगे हम लोग। एक से करेंगे तो 135 आएगा, मतलब कि बहुत कम है। फिर 2 से करेंगे, अगर 135 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, जो कि 225 से क्या है, ज़्यादा है। ये संख्या 225 से संख्या ये ज़्यादा है ना, तो 2 से गुणा हम लोग नहीं करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। इसलिए हम लोग पहले 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 से गुणा करके घटाना पड़ेगा अपने मन में ही, मतलब कि ये अगले स्टेप के लिए अपने मन में या कहीं अलग घटा कर डायरेक्ट लिखा जाता है आर की जगह पर। ठीक है, 225 में से 135 अगर हम घटा दें, गुणा करके इसमें से घटाया जाता है, तभी ना शेषफल लिखेंगे हम आर के जगह पर, क्योंकि ये तो शेषफल है। तो शेषफल कभी भी इसमें से घटाएंगे इसको तभी ना प्राप्त होगा। ठीक, तो हम लोग घटाते हैं, 225 में से 135 घटाएंगे तो 0 आएगा, 12 में से 3 गया 9 आएगा। ठीक, कितना आ गया, मतलब कि 90 आया शेषफल। अब देखिए ये एक स्टेप तो हो गया, ये ए के जगह पर हो गया, बी के जगह पर हो गया, क्यू के जगह पर हो गया, आर के जगह पर हो गया। जब तक आर 0 नहीं आएगा, देखिए जब तक आर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को इसी तरह करना है। और जिस संख्या से गुणा करेंगे, मतलब कि गुणा किए हैं यहाँ जिस संख्या से गुणा करेंगे हम लोग फाइनल टाइम्स, मतलब कि जब यहाँ 0 आएगा वही संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगी। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो बी का जो काम कर रहा था, अब ये काम करता है ए का, और जो ये शेषफल बचता है ये काम करता है बी का। ठीक है, तो ए का काम कौन करेगा, 135, और बी का काम कौन करेगा, 90 करेगा। ठीक है, अब बताइए 90 में कितना से हम लोग गुणा करें कि 135 आ जाए। क्या 1 से करेंगे तो 90 होगा, 2 से करेंगे तो 9 दूना 18 यानी कि 180 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग 1 से करते हैं, क्योंकि इससे कम ही लेना है, ज़्यादा तो लेना नहीं है। अब बताइए 90 में 1 से गुणा करेंगे तो 90 हो गया, तो 135 से फिर घटाएंगे तब ना आर का मान प्राप्त होगा। तो 135 से हम लोग 90 घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4 आ जाएगा, मतलब कि 45 आएगा। आए कि नहीं। फिर अगला स्टेप के लिए हम लोग को देखिए, अगला स्टेप के लिए क्या करेंगे, ये वाला क्या किस चीज़ का काम करेगा, ए का काम करेगा, यानी कि यहाँ 90 लिखेंगे हम लोग, और ये वाला किस चीज़ का काम करेगा, बी का, मतलब कि 45 लिखेंगे। फिर गुणा करके हम लोग सेम करेंगे वैसा ही जैसे कि पहले करते थे हम लोग। यहाँ गुणा करते हैं हम लोग, अगर 1 से गुणा करते हैं तो 45 हो रहा है, मतलब कि इससे बहुत कम है। अगर 2 से कर रहे हैं तो 45 दूना 90, यानी कि कट जाएगा। शेषफल कितना है हम लोग का, 0 आया। देखिए आर का मान 0 आ गया ना, जब आर का मान 0 आ जाए तो बी का जो संख्या काम करेगा, बी का वही संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगी, मतलब कि HCF कितना आ गया, 45 आ गया। फाइनल टाइम्स हम लोग को 45 से गुणा किए तो शेषफल 0 आ गया। जब भी शेषफल 0 आ जाए, जिस संख्या से भाग लगाने पर वहीं क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। ठीक है, यही हम लोग का आंसर है, 45 आएगा। ठीक, आगे हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। ठीक है,
देखिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन दिया है 196 और 38,220 का HCF हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में जो भी संख्याएं बड़ी होंगी वो ए का काम करेंगी और जो भी छोटी संख्या होगी वो बी का काम करेगी। तो इसमें ए का काम कौन सी संख्या करेगी? 38,220 और बी का काम करेगी 196। आगे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या हम लिख सकते हैं ए के जगह पर 38,220, बी के जगह पर 196 और क्यू को हम लोग देखिए क्यू होता है जिस संख्या से हम लोग गुणा करके इससे कम या इसके बराबर लाते हैं। अब हम लोग गुणा करके चेक करेंगे, अगर 1 से करेंगे तो ये बहुत संख्या कम हो जाएगी 196। देखने में ये संख्या बहुत बड़ी लग रही है, इसलिए इस संख्या में अगर हम लोग 195 से गुणा कर देते हैं, चेक करते रहेंगे लेकिन 195 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब कि शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, और हम बताए थे कि जब भी शेषफल 0 आ जाए तो जो संख्या बी का काम कर रही है वही संख्या क्या हो जाएगी? इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगी। तो बी का काम कौन सी संख्या कर रही है? 196 कर रही है, मतलब कि HCF कितना हो जाएगा? 196। इस चीज़ को लिख सकते हैं 196, इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर का आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसी में कहीं पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन दिया है। अब आप लोगों से भी बन जाएगा लेकिन हम लोग देख लेते हैं। दिया है 867 और 255 दिया है, 55 दिया है, सॉरी 255 है। देखिए इन दोनों संख्या में जो संख्या बड़ी होगी किस चीज़ से काम करेगी? ए का। कौन सी संख्या बड़ी है? 867 बड़ी है। और बी का काम कौन करेगी? 255। ठीक, वैसे ही एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब तो हम लोग को याद ही हो गया होगा, देख सकते हैं ए बराबर जो संख्या बड़ी है उसको ए के जगह पर, जो छोटी है उसको बी के जगह पर। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि तो इसके बराबर आ जाए और नहीं तो इससे कम आए। 1 से करके देखेंगे, 2 से करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे, 4 से, जिस संख्या से गुणा करने पर इसके बराबर या थोड़ा कम आए उसी संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। हम लोग अभी 3 से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे। देखिए गुणा करके और इसी में से घटाकर आर की जगह पर लिखा जाता है। गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसको 867 में से घटाएंगे और आर की जगह पर लिखेंगे। गुणा आप लोग साइड में कर सकते हैं, बिना गुणा किए कैसे पता चलेगा? गुणा करके घटा कर तब एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, 255 में अगर 3 से गुणा करते हैं हम, कितना आएगा? 5 यहीं 15, 5 यहीं 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, यानी कि कितना आया? 765 आया। अब 765 को किस में से घटाएंगे? 867 में से। 867 में से हम लोग घटाते हैं कितना? 765। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 8 में से 7 जाएगा 1। मतलब कि ये जो घटाएं हम लोग जो भी संख्याएं हैं वो संख्या आर का मान है 102। अब एक स्टेप बढ़ाने के लिए हम बताए हैं कि जो बी का काम कर रहा था अब वो ए का काम करेगा, मतलब कि वो अब पहले लिखाएगा 255 बराबर, और जो आर का काम कर रहा है वो बी का काम करेगा, मतलब कि 102। अब 102 में गुणा करके फिर इसके बराबर लाना है, नहीं तो इससे कम लाना है। फिर हम लोग कितना से गुणा करेंगे? अगर 1 से कर रहे हैं तो 102 बहुत कम संख्या हो जा रहा है, 2 से करेंगे तो 204, 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये तो 255 ही है, 300 तो हमको लाना नहीं है, इससे कम लाना है, नहीं तो इसके बराबर, इसलिए हम लोग 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे
तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 204 आएगा, और 204 कितने में से घटाना है, 255 में से घटाएंगे तभी ना आर का मान निकलेगा। यहाँ आर का मान होगा, सॉरी बराबर दे दिए हैं, प्लस होता है। देखिए 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, मतलब कि 51 आया। ये किसका मान हो गया, आर का मान हो गया। फिर एक स्टेप बढ़ाने के लिए हम लोग को ये जो बी का काम कर रहा था वो किस चीज़ का काम करेगा, ए का काम करेगा, यानी कि 102, ठीक। और ये 51 किस चीज़ का काम करेगा, बी का, यानी कि 51। अब 51 में कितना से गुणा करेंगे हम लोग कि 102 आ जाएगा। फिर हम लोग अगर 2 से गुणा करते हैं तो 102 आ जाएगा, मतलब कि शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फाइनली जिस चीज़ से हम लोग गुणा किए हैं, मतलब कि बी का जो काम किया है वहीं क्या हो जाएगा, हम लोग का HCF हो जाएगा, मतलब कि HCF क्या आया, 51 आया। लिख सकते हैं 867 और 255 का HCF 51, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चैप्टर का दूसरा का क्वेश्चन ये हम लोग को, देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब पूर्णांक के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, विषम संख्या के भी पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, पीछे वीडियो बनाए हैं हम। ठीक है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। जहाँ q क्या दिया है, एक पूर्णांक दिया है। ये नहीं दिया है कि q एक विषम पूर्णांक ही है, सिर्फ q क्या दिया है, एक पूर्णांक दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे, आगे बनाते हैं, सिर्फ समझना है बात को। ठीक है, लिखते हैं हम लोग, पहले तो मानेंगे कुछ। ठीक है, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए को मान लिए, और बी क्या है, बी को भी तो कुछ मानना पड़ेगा ना, तथा बी बराबर 6 है। ठीक है, देखिए, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी बराबर क्या है, 6 है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसलिए बी बराबर क्या मानना है, 6 मानना है हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी दे देगा, यहाँ 5 दे देगा, 8 दे देगा, 9 दे देगा, 3 दे देगा, जो भी देगा वहीं हम लोग को क्या मानना है, बी बराबर उतना ही मानना है। ठीक, इसी चीज़ को लिखेंगे। मान लीजिए बी बराबर 6 हो गया और ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। अब इस चीज़ को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए में बी से भाग देने पर भागफल क्यू, उसी चीज़ को लिख देना है। विभाजन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ना, उसी चीज़ को भाषा में लिख देना है। ठीक है, ठीक, तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। ठीक है, और पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि आर का मान क्या होना चाहिए, हमेशा आर का मान क्या होना चाहिए, पीछे भी बता चुके हैं कि जो भी आर का मान होगा, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है।
हम लोग देखते आ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पीछे भी हम लोग आप लोग को बताएं अभी पिछले क्वेश्चन में कि जहाँ आर का मान जो होगा ना, आर का मान हमेशा बी से क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। तो बी को हम लोग क्या माने हैं, 6 माने हैं। मतलब कि आर का मान होना चाहिए 0 के बराबर या इससे बड़ा, और बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। आर का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और आर का मान बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि बी का मान ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि बड़ी संख्या होना चाहिए। ठीक, अब देखिए आर हम लोग को लेना है, बी तो 6 माने हैं, तो आर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, आर हम लोग 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, 5। 6 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि बी का मान 6 है, और आर का मान हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी चीज़ को हम लोग यूक्लिड विभाजन पर बैठा कर देखेंगे क्या क्या हम लोग को मिल रहा है, कौन कौन सी संख्या मिल रही है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर देखेंगे हम लोग। अगर हम लोग 0 रख दें, यदि आर बराबर 0 रखें हम, ठीक, इसमें मान रखना है सिर्फ हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, या ए बराबर बी के मान क्या दिया है, बी का मान 6 दिया है, क्यू तो हम लोग को क्यू ए लिखना है, और आर का मान हम लोग क्या लिखना है, 0। इसलिए हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए ए बराबर सिर्फ बी क्यू मिल रहा है, 0 तो 0 से तो 0 है ना, तो इसको 0 को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, जिसमें 0 जोड़िए देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ए बराबर बी क्यू हो जाएगा। फिर यदि हम लिखते हैं आर बराबर 1, फिर इसमें मान रखेंगे, या ए बराबर 6 क्यू प्लस आर 1 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे इसी तरह आर बराबर 2 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, या ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 मिलेगा। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे, यदि आर बराबर 3 तो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग लिख दिए फिर आर बराबर 4 ले लिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4 मिलेगा। इसी तरह करते जाएंगे, 5 तक लिखेंगे। ठीक, देखिए कुछ कुछ संख्या ऐसी आ रही है, देखिए ए बराबर 6 क्यू आ रही है। ठीक, एक आई है ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 आई है, फिर आई है 6 क्यू प्लस 2, फिर आई है 6 क्यू प्लस 3 आया है, 6 क्यू आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, फिर यहाँ 4 आया है। आगे बढ़ाएंगे, अगर आर बराबर 5 रख दें तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, इतना आ रहा है। ठीक है, 6 क्यू प्लस 5 है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यदि ए बराबर 6 क्यू, ठीक है, यदि चाहे हम लोग को देख रहे हैं ए बराबर 6 क्यू है, फिर यहाँ ए बराबर देख रहे हैं कि 6 क्यू प्लस 2 है, ये सब ए बराबर है। फिर ए बराबर देख रहे हैं कि 6 क्यू प्लस 4 है। तो यहाँ से तो हम लोग को क्या मिल रहा है, तो ए का मान 6 क्यू, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। यहाँ से हम लोग को धनात्मक मिल रहा है, विषम, मतलब कि वो क्वेश्चन बोल रहा था, देखिए कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू एक कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 1 तो आ ही रहा है, 6 क्यू प्लस 3 भी आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी आ रहा है 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4। मतलब कि यह सम पूर्णांक भी है, क्या है, सम मान भी तो प्राप्त हो रहा है ना हम लोग को। यदि
ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 हम लोग देखें, यदि अगर लिख दीजिए, यदि या अगर जो भी 6 क्यू प्लस 2 ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ये सब क्या है, सम मान प्राप्त हो रहा है इससे। तो लिख सकते हैं कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 से सम मान प्राप्त हो रहा है, सम मान प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब ए विषम, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ए विषम धन पूर्णांक हो तो कुछ, ये कुछ तो आया ना, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, ये भी तो आ रहा है। तो जैसे कि ए बराबर 6 क्यू आ गया, 6 क्यू प्लस 2 आ गया, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 आ गया, उसी तरह जैसे सम मान प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब ए विषम धन पूर्णांक हो तो कुछ संख्याएं क्या मिलेंगी हम लोग को, कुछ पूर्णांक क्या मिलेंगे हम लोग को, कुछ पूर्णांक क्यू के लिए 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 विषम धन पूर्णांक होगा। विषम धन पूर्णांक होगी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है।